तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए ऑलमोस्ट। गुड इवनिंग मैम। आपकी क्लास के ग्रुप में बच्चे तो बहुत सारे, पर आप लोग बहुत कम आते हो, क्या चक्कर है? मैम मैं आज नया न्यू, तो आपने क्या पढ़ा है ये मेरे को थोड़ा बता देंगे हमने चार्जेस शॉर्ट में? पढ़ा था। कृष्णा ही नाम है ना आपका? कृष्णा नाम है ना आपका? नो मैम, मैम ये मेरी मम्मी की आईडी है, मेरा नाम सुजल है। सुजन। यस मैम। हाँ सुजन, हमने कल चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, और हम अलग अलग कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे इंडक्शन, फ्रिक्शन हमारे पास है, फील्ड एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक है, और भी कई सारे प्रोसेसेस थे। तो ज्यादा नहीं हुआ है, अभी इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था। कुछ रिलेटेड कंसेप्ट होगा तो फिर से रिवाइज। ओके मैम। तो आज जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली हमें कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। कूलम्स लॉ हमें बेसिकली बताता है इन चार्जेस के बारे में, चार्जेस कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा होगा, हमारे पास चार्जेस थे Q1 Q2, कोई भी दो चार्जेस होते थे, और मैं कह रही थी अगर ये दो पॉजिटिव होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं? रिपेल करते हैं ना, मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं। तो दूर भेजने के लिए फोर्स लगता है। यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। कि अगर हमारे पास दोनों अपोजिट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने के लिए भी Yes, फोर्स ma'am. तो ये कूलम्स लॉ वही फोर्स के बारे में हमें बताता है। तो हम लोग आज की क्लास में वही पढ़ेंगे। क्लियर है सबको ये? यस मैम। तो हमारे पास कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसको सेकंड नेम क्या है इसका, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स क्या होता है? जैसे अभी तक हम कोई भी चीज ऐसे लिखते हैं, y is proportional to x, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यस मैम। कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। पर यहाँ कूलम्स लॉ के लिए हमने लिखा है इनवर्स, मतलब अगर कोई चीज बढ़ रही है तो ये चीज क्या होगी? कम होगी। घट रही है। इतना समझ आया सबको? यस यस मैम। अब हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमने एक लॉ बनाया, कूलम्स लॉ। वो कहता है जब मेरे पास कोई भी दो चार्ज है, वर्ल्ड में कोई भी दो चार्जेस Q1, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, Q1, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सिया, Q1 Q2 कोई भी दो चार्जेस है, ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। अब ये फोर्सेस चार्जेस के कारण हो रहा है ना? यस मैम। यस। जब फोर्स लगाते हैं उससे पहले तो रुके हुए होते हैं। यस मैम। तो ये जो फोर्स हम लगाते हैं उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब रुके हुए चार्ज फोर्स लगाते हैं उसके लिए लॉ है। दूसरी चीज, हम इन चार्जेस को बहुत छोटा लेते हैं, बिल्कुल पॉइंट चार्जेस की मान के चलते हैं। अब ये क्या कहता है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी, रिपल्शन भी। वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि वो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है। कि मान लेते हैं कि इसके अंदर चार्ज है 2 कूलम और इसके अंदर चार्ज है 4 कूलम, तो फोर्स की प्रोपोर्शन है 2 × 4K। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस मैम। ज्यादा बड़ा चार्ज, और रोहित म्यूट खोलो प्लीज। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे फोर्स होगा। अब ये तो एक ही पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट अब इनवर्स क्यों कह रहे हैं फिर? तो इनवर्स के लिए दूसरा पॉइंट आता है कि अगर दोनों चार्जेस का सेंटर हो, एक सर्कुलर बॉडी का सेंटर हो सकता है। यस मैम। यस मैम। पॉइंट में कुछ छोटा सा चार्ज मान के चल रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों चार्जेस का सेंटर लूं और वहां से मैं इनके बीच का डिस्टेंस लूं R, ठीक है, तो ये जो फोर्स बनता है ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर, मतलब R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम समझते हैं जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर। Between Yes, ma'am. charges. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. तो फर्स्ट पॉइंट आया कि चार्जेस के प्रोडक्ट के, और सेकंड पॉइंट आया स्क्वायर के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आएगा इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R square. Square. करेक्ट। अब ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, इसीलिए कूलम्स लॉ और चीज बोला जाता है वो है सेंट्रल फोर्स। वो फोर्सेस जो डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, और कैसे उस डिस्टेंस को जब हम सेंटर पे लेते हैं उन फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। क्लियर है सबको ये भी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं क्या लगता है? Constant. Constant. करेक्ट, Constant. कांस्टेंट लगता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे के होता है, और इस के की एक फिक्स वैल्यू होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो एक बार हम डेफिनेशन फिर से रीड करते हैं। कूलम्स लॉ की द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे एक जो लाइन लिखी हुई है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, इसका मतलब क्या है? ये भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा है कि राइट लेफ्ट लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, वो बस साइज के बारे में बता, 10 न्यूटन का लग रहा है या 20 का लग रहा है। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो चार्जेस कैसे होने चाहिए? पॉइंट। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। अब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ तक प्लीज बता दो, किसी को भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब हमारे पास बता दूं, इस के की एक वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये Pi विजिबल है epsilon naught. तो ये एरिया विजिबल है सबको जहां मैं लिख रही हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि हम के की जगह हमेशा लगाएंगे 1/4 पाई, और ये जो एक सिंबल है इसको हम बोलते हैं अपसाइलन। ये इसका नाम नहीं है, प्लीज ध्यान रखो, ये बस आवाज इसको Yes, बोलते ma'am. हैं, प्रोनाउंसिएशन है अपसाइलन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज लगी हुई है, ये सर्कल नीचे, जिसको मैं बोल रही हूँ अपसाइलन नॉट। ऐसे ही अगर मैं एफ के नीचे ये लगा दूंगी सर्कल, तो इसको मैं बोलूंगी फोर्स नॉट। अब इसका मतलब नॉट का मतलब ये नहीं है कि नहीं, यहाँ पे जब हम फिजिक्स में नॉट लगा रहे हैं तो बोलो गुलशन। मैम बाय मिस्टेक ओहो हैंड रेज हो गया था। अच्छा, इट्स ओके। तो हमारे पास यहाँ पे अपसाइलन और फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉट का मतलब है, मतलब जो बेसिक कंडीशन होती है, और जो हम फोर्स के इस लॉ में क्या लेते हैं, एयर और वैक्यूम। तो अगर हम बात एयर और वैक्यूम की कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये नॉट लग जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. पर अगर हमेशा एयर तो नहीं हो रही है। अब जैसे अभी तो आप बैठे हो, आपके सामने एयर है, पर भाई अगर आप स्विमिंग पूल में चले जाओ तो पानी होगा, और वहां पे अगर आप 2 चार्जेस रखो और फिर सोचना चाहो कि अब बताओ कितना फोर्स होगा, तो हमारे पास वहां पे एयर नहीं है, वहां पे वाटर है। तो उस केस में क्या होगा, अब 1 की वैल्यू, आप यहाँ अपने इंडिया में बैठे हो या फिर आप मून पे जाके देखो, 1 की वैल्यू 1 रहेगी या चेंज हो जाएगी? Ma'am, बन नहीं रही. मैम बन ही रहेगी। सिमिलरली 4 पाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी या 4 पाई ही रहेगी? 4 पाई ही रहेगी. 4 पाई ही रहेगी। करेक्ट। पर ये जो एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम अकेला एप्सिलॉन बोलते हैं, ई नहीं है प्रॉपर, थोड़ा मुड़ा हुआ ई है, ठीक है। ये हमारे पास हर मीडियम के साथ बदलेगा। अगर मैं एयर ले रही हूँ तो यहाँ पे मोस्टली हम नॉट लगाते हैं, और अगर कोई और मीडियम लेते हैं जैसे वाटर, या हमारे पास यहाँ पे मरकरी है, कोई भी चीज आप ले सकते हो, तो उस केस में हम सिर्फ अपसाइलन लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Ma'am. यस। तो
अगर मैं यस मैम। पूछूं कि कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो भी मीडियम होगा उसकी वैल्यू के हिसाब से के की वैल्यू होगी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। अच्छा, अब यहाँ पे नो मैम। स्केलर होगा या वेक्टर होगा? मैम स्केलर। फोर्स तो वेक्टर होता है। मैम पर ये स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर वेक्टर होगा। इस फॉर्मूले से जो डायरेक्टली वैल्यू निकलेगी वो एक नंबर निकलेगा, पर फोर्स तो वेक्टर होता है, पता है सबको? यस मैम। यस। राइट साइड में कुछ चीजें लिखी हुई है कि Q1, Q2, R²। अब आप ये सोच के बताओ Yes. इनमें से कौन सी चीज वेक्टर हो सकती है? ये तो कांस्टेंट होगा मैम, के तो के तो एक कांस्टेंट है, जो भी मीडियम देगा उसकी वो वैल्यू देगा। जैसे हमारे पास रिजिडिटी होती है, यस क्या मैम। बोल रही हूँ? मैम आर स्क्वायर। R², करेक्ट। R² हमारे पास डिस्टेंस जो है दो चार्जेस के बीच में, वो एक तरफ ही तो होगा, या तो इस तरफ या उस तरफ। ऐसा थोड़ी है कि मेरा चार्ज जहाँ पे रखा मेरा डिस्टेंस वहां है, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। मैम डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स। जिस तरफ ये डिस्टेंस हम लेंगे उसी तरफ फोर्स लगेगा। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। यस मैम। Yes, से ma'am. कि Coulomb's law से जो फोर्स निकलता है वो वेक्टर है या स्केलर है? फोर्स तो वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। फोर्स कभी स्केलर नहीं हो सकता। पर यहाँ से जो आंसर निकल रहा है अभी, अगर हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं उसमें, तो वो भी पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल रहा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कूलम्स लॉ के। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो ये लॉ फेल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। मैंने अभी बताया फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के डिस्टेंस पे। डिस्टेंस होगा उसी तरफ फोर्स होगा। हो सकता है राइट साइड जा रहा हो या लेफ्ट साइड जा रहा हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर वो किसके अलाउंग है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के साथ साथ ही चलेगा, इधर उधर से हमें मतलब नहीं। ये पॉइंट सबको क्लियर है या नहीं है? यस मैम। मैम क्लियर है। यस मैम। मैम क्लियर है। अगला पॉइंट है इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन टू चार्जेस irrespective of the medium in which they lie। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास Q1, Q2 यहाँ पे रखी दे, अब मैं कह रही हूँ ये दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है? तो Q1 Q2 को धक्का देना की कोशिश करेगा कि मेरे से दूर चला जाए, रिपेल करेगा। यस मैम। अब इनकी जो बीच से लाइन जा रही थी वो मैंने ऐसे बना दी। अब Q1 क्या करेगा? Q2 को इस तरफ धक्का देगा, ऐसे ही देगा। यस मैम। यस मैम। मैंने पहला फोर्स बना दिया जो Q1 लगा रहा है Q2 पे। अब Q2 भी तो ऐसे Q1 को दूर भगाने की कोशिश करेगा, करेगा। यस मैम। यस मैम। अब वो इस तरफ भगाएगा। ये अब इससे मत कंफ्यूज होना कि मैम ने तो ये बाहर बना दिया है, बीच का डिस्टेंस तो ये है। यहाँ पे अलोंग द लाइन का मतलब ये लाइन इंफिनिटी तक जा सकती है, पर एक ही सीधी लाइन चलती रहेगी। ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि Q1 ने इस तरफ धक्का दिया, Q2 ने इस तरफ धक्का दिया। तो अगर आप देखो तो एक फोर्स राइट साइड है और एक फोर्स लेफ्ट साइड है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस आप इधर से देखो राइट से या लेफ्ट से देखो, वो तो आर ही रहेगा। यस मैम। यस मैम। और दो चार्जेस के लिए Q1 और Q2 का प्रोडक्ट सेम रहेगा, चाहे 2x4 कर लो या 4x2 कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्लियर हुआ? यस। तो जब हम कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड में बराबर तो होगा दो चार्जेस के लिए, पर डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ओके? यस मैम। यस। अब यहाँ तो मैंने यहाँ पे लाइक चार्जेस एग्जांपल लिए। अगर मैं अनलाइक चार्ज लूं कि ये पॉजिटिव लिया ये नेगेटिव लिया, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इस डी वाले को अपनी तरफ खींचेगा। ये नेगेटिव क्या करेगा? इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा।
इससे अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो लाइक चार्ज है अनलाइक चार्ज है, उनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव की। कोई डाउट है तो प्लीज बता दो पॉइंट नंबर 3 तक। No, ma'am. नो मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, the force is conservative in nature, that is work done by electrostatic force in moving a point charge along a closed loop of any shape 0। कंजर्वेटिव हमारे पास जब भी कोई फोर्स होता है उसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास ये दो पॉइंट है ए और बी, आप लोगों ने पहले कभी सुना है कंजर्वेटिव का नाम? Yes, यस मैम। कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, खाली कंजर्वेटिव नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स। yes, ma'am. अच्छा, जो यस बोल रहे हैं Yes, प्लीज ma'am. एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार, जो भी आपको पता है। Yes, ma'am. मैम जब वर्क डन बाय द फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। मैं तो कुछ नहीं सुन रहा है। हाँ, गुलशन स्टार्ट करते हैं, फिर अंजलि, और फिर हमारे पास तृष्णा। मैं आपका नाम भूल गई, आपका नाम मेरे को तृष्णा ही दिख रहा है। मैम सुजन। सुजन, हाँ। गुलशन आप बोलो पहले। मैम वर्क डन बाय द फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। वेरी गुड। अंजलि, आपको कुछ ऐड करना है? Ma'am, same. सेम है। सुजन? मैम मैंने नो किया था, मेरे को पता नहीं है। अच्छा, तनिका आपने 100 किया था। मैम सेम कंजर्व रहती है जो फोर्सेस जो है। कर, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे देख लो, जिन लोग को नहीं पता है, गुलशन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब इधर से उधर जाने में काम करना पड़ता है ना। अगर आप चेयर पे बैठे हो और चेयर से हिलकर आपको अगर फोन भी लेना है तो आप कुछ ना कुछ एनर्जी लगाते हो, Yes, ma'am. है ना? यस मैम। काम तो करना ही पड़ता है हमें इधर से उधर जाके। अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना चाह रही हूँ, एक चार्ज की बात कर रहे हैं, एक चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, तो अगर चाहे मैं ऐसे ले जाऊं स्ट्रेट लाइन में, या ऐसे ले जाऊं, या मैं इस पूरे पेज पे ऐसे ऐसे घूम घूम के फिर ले जाऊं, इन सब में मेरे को बराबर काम करना पड़ेगा, चाहे लंबा चक्कर लेके जाऊं या छोटा चक्कर। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्क डन है ये सब इस पे डिपेंड कर रहा है कि स्टार्ट और एंड पॉइंट कहाँ पर है। किसी का माइक ऑन है? एक और रखो। सुजन अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। तो अगर हम ए से बी पे जाना चाहते हैं तो इससे मतलब नहीं हम कौन से रास्ते से जाना चाह रहे हैं, हमें काम बराबर करना पड़ेगा। मतलब हमारे पास ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, तीनों बराबर काम करेंगे। तो हम कौन सा रास्ता चूज करें कि हमें सबसे कम मेहनत लगे? हमें सबसे छोटे वाला जो डायरेक्ट स्ट्रेट कर रहा है दोनों, वो चूज करते हैं मोस्टली। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं यहाँ पे ए से स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे पूरा घूमा, इतना सारा चक्कर लगाया, यहाँ तक चली गई और फिर वापस ए पर आ गई, तो उस केस में मेरे पास जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्स आते हैं मेरा वर्क डन 0 हो जाता है। क्यों? मैं ए पर खड़ी हूं, वहां पे जाने के लिए, वापस ए पर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या करना पड़ेगा कि मैं कहीं जाऊं ही नहीं, ये करना पड़ेगा। Yes, ma'am. यस मैम। चेयर पे बैठे हुए हो और मैं कह रही हूं, आपको वापस उस चेयर पे जाना है, तो सबसे आसान काम क्या है? हिलो ही मत। और जब हम हिल ही नहीं रहे हैं तो क्या हमने कुछ काम किया? नो मैम। ठीक है, तो अब बेसिक समझते हैं होता क्या है। जैसे ही हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ आ जाए, क्लोज्ड पाथ तभी होगा जब हम यहीं से शुरू हुए और वापस यहीं पर आ गए, तो हमारा जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम जगह हो गई। तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई रास्ता ट्रैवल ही नहीं करना है। ये क्लियर हुआ सबको? जीरो। यस मैम। यस मैम। अब रास्ता ट्रैवल नहीं हुआ तो उससे वर्क डन कैसे आता है? आप सबको पता है वर्क डन फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यस मैम। Yes, अगर ma'am. डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यस मैम। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। जीरो। करेक्ट।
अब लास्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, सिस्टम इज अ सेंट्रल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम of one particle with respect to other particle is conserved. सेंट्रल फोर्स है ये डायरेक्टली डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है जो हम सेंटर से लेते हैं। तो जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम से यहाँ पे रोटेशनल मोशन होता था। एंगुलर मोमेंटम से क्या होता है हमारे पास, रोटेशनल मोशन होता है। Yes. Yes. Yes, ma'am. तो जब तक हमारे पास फोर्स सेंट्रल है और मैं बाहर से कोई और दूसरा फोर्स नहीं लगा रही, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब यहाँ पे क्या है, Constant. Constant. जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर एक चार्ज हमारे पास दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है तो उन दोनों की जो डिस्टेंस से लाइन जा रही है उसी लाइन के अलॉन्ग होता है। तीसरा, दो चार्जेस हमेशा बराबर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे, पर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। ऑपोजिट पॉइंट हमारे पास है, जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, वो सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा आप लंबा रास्ता लो या सबसे छोटा। और जैसे ही क्लोज पाथ हो जाएगा, फोर्स क्या, वर्क डन क्या हो जाएगा, Zero. जीरो। करेक्ट। फिर हमारे पास है फोर्स सेंट्रल है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्लियर है सबको? कांस्टेंट। Yes, मैम। ma'am. आगे चलो। यस मैम। अब यहाँ पे हमने ही बात करी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों की बात करते हैं। तो ये दोनों हमारे कांस्टेंट थे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को, ये जो एप्सिलॉन है उसको बोलते क्या है, ये बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन एप्सिलॉन है। जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलूं तो क्या बोलोगे आप, एफ है, एफ बोलोगे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. पर ये रिप्रेजेंट फोर्स कर रहा है। ऐसे ये बोलते एप्सिलॉन है पर ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी। मैम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, बेसिकली परमिशन होती है, जैसे क्या आप बाहर जा सकते हो नहीं जा सकते हो, होती है। यस ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स में परमिटिविटी का मतलब है किसी एक बॉडी में मैं कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कितना चार्ज स्टोर कर सकती हूँ। स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व। परमिटिविटी हमें एक तरीके से परमिशन ही देती है। अब हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हम बेसिक केस में लेते हैं, वैक्यूम वाले केस में, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और ये हमारे पास किसी भी और मीडियम के लिए परमिटिविटी होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या ये सब No, तो ma'am. ठीक? No, ma'am. अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है सबने, Yes, ma'am. क्या फॉर्मूला होता था उसका स्पीड ऑफ लाइट से, बताओ। किसी ने नहीं पढ़ा, 9, 10 सब भूल गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक सी आता है, एक वी आता है, हिंट भी दे दी मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या निकालते थे, सब भूल गए, गुलशन? Yes, ma'am. हाँ जी, क्या निकालते थे? Ma'am, no idea. नो आइडिया, ये तो नहीं निकालते थे मेरे हिसाब से। हम ये नहीं निकालते थे कि यहाँ पे ऊपर हमारे पास स्पीड होती थी वैक्यूम में, और फिर हम किसी और मीडियम की स्पीड डिनोमिनेटर में लेते थे, तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता था। Yes, ma'am. तो हमारे पास क्या करते थे, हम वैक्यूम की स्पीड के हिसाब से किसी मीडियम की स्पीड रिलेट करते थे और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता था।
अब यहाँ पे अगर मैं वैक्यूम के कंपैरिजन या किसी मीडियम की परमिटिविटी लूं, तो ये दोनों एक रेशियो मिलके बनाते हैं, वो है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव कौन होते हैं? जो आपसे कुछ रिलेट करके बनते हैं, है ना? Yes. आपकी ना हो, आपकी मम्मा हो, कोई भी हो, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ऐसे ही जब मैं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मीडियम की परमिटिविटी निकाल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वाली, कि ठीक है मैं कह रही हूँ वैक्यूम में मेरे पास परमिटिविटी है 1 और किसी और मीडियम में मेरे पास परमिटिविटी है 10, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इस मीडियम की परमिटिविटी 10 गुना है वैक्यूम की, ऐसे बोल सकती हूँ। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. यस मैम। तो ये चीज जैसे ही मैं करती हूँ तो मेरे को एक और टर्म मिलती है, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो मेरे को एक मीडियम की दूसरे के हिसाब से बताती है। अब ये दोनों चीजें परमिटिविटी रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दो सेम चीजों का रेशियो क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है या डायमेंशनल होता है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। ऊपर भी परमिटिविटी, नीचे भी परमिटिविटी, जो भी यूनिट होगी दोनों की कट हो गई, क्या बचा मेरे पास? एक नंबर बच जाता है। क्लियर है? नंबर बचे मैम। Yes. यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, हमारे पास ये क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनलेस है। अब अगर मैं बात करूं एयर की, तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू होती है। अच्छा, मैं बार बार एयर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वैक्यूम और एयर, वैसे बेसिक केस में हमारे पास वैक्यूम होता है जिसमें वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है, किसी और मीडियम के लिए वैल्यू 1.00005 हो जाती है एयर के लिए। तो वैक्यूम और एयर में इतना फर्क नहीं होता, बीच में इतने सारे जीरो आ रहे हैं, उसके बाद जाके वैल्यू बदल रही है, इसलिए हम उनको सेम ही वैल्यू रखते हैं। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी भी बोर्ड्स में या पेपर में लिखोगे तो वैक्यूम ही मेंशन करना है। अब अगर मैं वैक्यूम की बात कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये फिक्स वैल्यू है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 8.85 × 10⁻²। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस K और एप्सिलॉन का यूनिट बनाते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। अब यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बनाते हैं ताकि आप कॉपी ना करो, है ना? खुद दिमाग लगाओ। F = K Q1 Q2 / R²। ये था हमारे पास फॉर्मूला। Yes. Yes, Yes, ma'am. सबसे पहले फोर्स कांस्टेंट K का बनाते हैं, है ना? तो हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। तो न्यूटन। सभी यूनिट लिखते जाते हैं। हाँ, मैंने लिखी न्यूटन, यहाँ पे K लिखा हुआ है। Q1 और Q2 की कूलम। Coulomb. कूलम। और कूल, और ये यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगी? मीटर। square. मीटर अब अगर मेरे को K की निकालनी, कूलम मीटर। अगर मेरे को K की निकालनी है, सबको एक तरफ लेके जाना पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो लेके जाओ और फिर देखो बताओ आंसर क्या आ रहा है। Newton meter square per coulomb square. वेरी गुड। हमारे पास ये नीचे से इधर चला गया, और रोहित एको हो रहा है बहुत, थैंक यू। ये मीटर स्क्वायर इधर चला गया, तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इक्वल्स टू K, या फिर न्यूटन m² C⁻⁻² = K। तो ये K का हमारे पास ऐसा यूनिट बन गई। अब K क्या होता है हमारे पास? 1/4πε0। ये Yes, अब अगर और मीडियम के लिए भी लेंगे तो एप्सिलॉन दोनों के ऐसा यूनिट सेम ही होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन भी रखते हैं तो भी सेम आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी रखेंगे तो भी सेम आएगा, कंफ्यूज मत हो। अब एप्सिलॉन की निकालने की कोशिश करते हैं, वो बताओ मेरे को सोच के क्या होगी। मैम ये के जो मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? 4π का क्या होगा ऐसा यूनिट? No units. नो यूनिट वेरी कांस्टेंट। गुड। हमारे पास ये 4, एक सेकेंड रुक, एक सेकेंड करना देखो।
मेरे को जब तक ये बताओ कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी 1/4 पाई की। मैम यूनिट क्या होगी? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. यस मैम मैं बोल रही हूँ 1/4 पाई की एसआई यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस। रेडियन। मैम रेडियन बोला किसी ने? किसने बोला? किसी ने बोला रेडियन? यस क्वेश्चन। मैम। अच्छा, देखो आपने आंसर करेक्ट बोला है, रेडियन ही होती है एंगल की, पर हमारे पास यहाँ पे हम एंगल मेजर नहीं कर रहे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एंगल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आती है, जो मेन क्वांटिटीज होती है। ये क्लियर हुआ आपको? यस। यहाँ पे हम एंगल नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1/4 पाई एक नंबर है, कोई एंगल नहीं है यहाँ पे। जब हम ओमेगा निकालते हैं, जैसे एंगल पर यूनिट टाइम, तब हम रेडियन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस 4 पाई बेसिकली एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल नहीं। ये क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम Yes, ma'am. और एक नंबर की हमारे पास एसआई यूनिट कुछ भी नहीं होती है, वो एक डायमेंशनल लेस होता है और यूनिट लेस होता है। तो अगर मेरे को एप्सिलॉन की निकालनी है तो बस इसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करते हैं, 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसमें कोई डाउट? नो मैम ठीक है, अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, के का भी और एप्सिलॉन का भी। तो पहले के का बना के देखो क्या होगा आपके हिसाब से। डायमेंशनल फॉर्मूला पता है ना, MLT वाला? यस मैम Yes, ma'am. यस हो मैम गया। मैम के का आया ML³ T-4 A-2 ML³ T-4 -2 A-2। ओके, तो हमारे पास एक आंसर ये आया है। कोई और भी बताना चाहता है? ML³ A-2। T-2। अब एक आंसर में -4 आ रहा है, एक में -2 आ रहा है, और ए की पावर, गुलशन? मैम A की पावर -2, T की कोई पावर नहीं आ रही, वो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। अच्छा, ए की पावर -2, टी की पावर 0। यस मैम। सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं यहाँ पे? बाकी लोग भी बता दो आंसर्स। और कोई नहीं बताएगा? क्या ट्राई कर रहे हो तो ये बता दो एटलीस्ट कि ट्राई कर रहे हो। Ma'am, same है. सेम है, ठीक है। देखो अब निकाल के देखते हैं किसका करेक्ट है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT MLT-2 इक्वल्स टू के। इसकी जगह R² की जगह L. स्केयर L²। हमारे पास लेंथ का स्क्वायर है। और Q1 Q2 की जगह AT 80। वेरी गुड। ये कूलम मत लिखना है यहाँ पे प्लीज, कूलम फंडामेंटल में नहीं आता है। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो जहां जहां कूलम आ रहा है वहां आप सिंपली AT लिख सकते हो, इसको यूज करो। कैट, CAT कैट होता है, C इक्वल्स टू AT, ये याद रख लेना। ठीक है? यस मैम हाँ, तो यहाँ पे दो चार्ज है, तो A² T², ये लिख देती हूँ मैं। अब यहां से निकाल के देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है के का। ये L इधर गया तो L³ हो गया, यस मैम -2 है, और -2 को +2 से डिवाइड करते हैं तो पावर 0 होती है या फिर -4 होगी? -4 -4. -4 होगी, करेक्ट। Minus 4. तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये फर्स्ट वाला है। क्लियर है सबको ये? यस Ma'am. बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा होता है एप्सिलॉन का डायमेंशनल फॉर्मूला, और हम के पे निकाल के इतना थक चुके होते हैं इतनी कैलकुलेशन करके
कि हम आगे निकालने की कोशिश ही नहीं करते, हम भूल जाते हैं कि पूछा क्या था, और फटाफट हमें सेम ऑप्शन दिखता है, हाँ भाई हमारा तो आंसर आ गया और हमने टिक कर दिया, पर एक्चुअली में एप्सिलॉन निकालना था। तो एप्सिलॉन का क्या करेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे। तो m की पावर यहाँ पे -1 हो जाएगी, l की पावर -3 हो जाएगी और t की पावर +4 हो जाएगी, और यहाँ पे a स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, तो a की पावर +2। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गया है, वैल्यू भी हमने देख ली है। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म समझते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिख रही हूँ K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे R स्क्वायर आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेक्टर तो होना चाहिए तभी ये फोर्स वेक्टर हो, ऐसे ही बोला। यस मैम। Yes, ma'am. अब जनरली हम वेक्टर को ऊपर ही रखते हैं कि अगर आप बताते हो कि मेरे पास 10 डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो x डायरेक्शन में, आप आई कैप ऊपर रखते हो, ऐसे तो नहीं बोलते हो 10 डिवाइड बाय आई कैप। No, ma'am. हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को ऊपर निकालते हैं। अब वो ऊपर कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ r से, ऐसे कर सकती हूँ मैं, Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम, इसे पर आएगा ऐसे तो हम कर मैम, सकते आज हैं। ले सकते हैं। यस मैम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं वेक्टर से डिवाइड करूंगी, ऐसे r वेक्टर, ये डिवाइड करो, ये भी। यस मैम। अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर पे चलते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता था हमारे पास, इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 एंड और इट्स टेल बाय डायरेक्शन बताता है। अगर मेरे को r का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम R वेक्टर ओवर R Ma'am, ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ r ओवर मोड ऑफ r वेक्टर डिवाइड बाय, मैम यूनिट To the R मैग्नीट्यूड ऑफ r। हम क्या करेंगे, r वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, ऐसे ही करेंगे। यस ma'am. तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, मेरे पास ऊपर भी r वेक्टर है, नीचे भी r वेक्टर है, ठीक है, और मैं नीचे क्या करूं, यहाँ पे मेरे को अब हमें यहाँ पे वेक्टर बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे r वेक्टर लाना चाहती हूँ तो r वेक्टर क्या हो जाएगा, r इंटू r का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। यस मैम। पर अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा r ला रही हूँ, अब आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। अगर मैं ऊपर r ला रही हूँ तो इसमें तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना। यस मैम। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो r बाय आर स्क्वायर, ये तो 1 बाय r बच गया, 1 बाय r बच गया यहाँ पे। पर हमारे फॉर्मूले यस में आ मैम। रहा था, हमारे फॉर्मूले में तो r स्क्वायर आ रहा था, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है जो भी हमने लिखा r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर। यस मैम। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्यूब कर दूं तो इस r वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों है। अब मैं क्या करती हूँ, Q1 डिवाइड बाय r क्यूब, और r वेक्टर को यहाँ पे लिखती हूँ मैं r कैप इंटू r का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। इस r से ये एक क्यूब कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में r स्क्वायर बच गया जो मेरे को चाहिए था, और ऊपर ये डायरेक्शन भी आ गई। पर अगर मेरे को r वेक्टर रखना था तो नीचे r क्यूब रखना था, ताकि कैंसिल करने के बाद भी डिनोमिनेटर में r स्क्वायर बच जाए। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये ध्यान रखना कि अगर आप r वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसमें दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, तो मैं नीचे वाले एक r को कैंसिल यस कर मैम। सकती हूँ, और फोर्स के डिनोमिनेटर में r स्क्वायर 100% कंपल्सरी है। अब ये r वेक्टर हमने पहले ही बताया कि उन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन के ऊपर होगा। राइट साइड फोर्स धक्का दे रहा है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड धक्का दे रहा है तो लेफ्ट साइड। क्लियर है ये सबको? लेफ्ट साइड। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस Q1 and Q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other। दो चार्जेस हैं, उनका हमारे पास यहाँ चार्ज गिवन है Q1 और Q2।
और उनको हमने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, जब डिस्टेंस मेंशन नहीं है आप उसको x ले सकते हो, r ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इस डिस्टेंस पे जब थे तो उनके बीच का फोर्स F था। अब यहाँ पे बोला है अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल इज रिड्यूस टू हाफ, अगर हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आधा कर दें और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, दोनों पार्टिकल्स का चार्ज डबल कर दें, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ना तो मेरे को चार्ज की वैल्यू दे रखी है ना डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, मैं कैसे निकालूं फोर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें नंबर नहीं निकालना है, हमें ये देखना है कि जो नया फोर्स आएगा एफ डैश और जो पुराना फोर्स है एफ, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसका डबल है, हाफ है, मल्टीपल है, क्या है। मैम 4 टाइम्स। अच्छा, अभी सॉल्व करेंगे हम लोग सब। अब इसके लिए क्या करते हैं, पहले बेसिक फॉर्मूला जब हमारे पास पहला केस था उसको हम उससे लिखते हैं, जैसे F इक्वल्स टू, पहले केस में कोई मीडियम नहीं दे रखा है, हम K लिख देते हैं डायरेक्टली। चार्जेस क्या है, Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने x लेट कर लिया तो x स्क्वायर लिख दिया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये Yes, ma'am. हमारे पास क्या है, ओल्ड सिस्टम है जो हमने पहले सिस्टम लिया था। अब न्यू सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, हाफ हो गया है, तो नया डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा x by 2। ये क्लियर है? यस मैम। Yes. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, मतलब नया Q1 डैश हो गया 2Q1 और नया Q2 डैश हो गया 2Q2। ऐसा नहीं है कि आप सीधा Q1 Q2 का डबल लिख दोगे, दोनों अलग अलग डबल हुए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रोडक्ट डबल हुआ है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से सुनना। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तो ये बोलता द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज डबल, तो उस केस में मैं अलग अलग नहीं लेती, मैं सीधा लिखती 2Q1 Q2, और यहाँ पे उन दोनों को डबल करना था, अलग अलग दोनों के लिए लिखती है। अब ये सब आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए आपको ताकि क्लियर हो जाए कि हम कैसे जा रहे हैं उसके लिए कराएं, अपने टाइम के हिसाब से आप कर सकते हो। अब नया फोर्स निकालते हैं कि एज इट इज मेरे पास चार्जेस क्या हो गई, 2Q1 2Q2 और डिवाइड में क्या है x by 2 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को मत भूलना। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. अब ये 2 2 हो गया, अब जो जो नंबर होंगे ना आप उनको बाहर निकालते जाओ। 2 2 4, तो मैंने 4 यहाँ लिख दिया, अंदर क्या बचा k Q1 Q2, डिनोमिनेटर से x स्क्वायर बाय 4 आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। इस 4 का क्या कर सकते हैं हम लोग, मैम ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर ले जा सकते हैं। Correct. तो इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो यहाँ पे है 16 और अंदर बच गया k Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, यही बचा। Yes. यस मैम। देखो ये पूरी वैल्यू क्या है, ये जो वही फोर्स है जो पहले था मेरे पास। टेंस। तो अब मैं यस ऐसे मैम। लिखती हूँ कि f डैश इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ f, कि नया फोर्स 16 टाइम्स हो गया है पुराने फोर्स की। यस मैम। तो हमें क्या करना है, जब कोई वैल्यू नहीं दे रखी और हमें बताना है अब फोर्स क्या होगा जब मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो सबसे पहले आप पहले वाले केस का फॉर्मूला बना लो और आपको इन सारी चीजों को बचा के रखना है कि आप k Q1 Q2 और सिर्फ x स्क्वायर इनको एक अलग डब्बे में रखना है। उसके अलावा जो भी चीज बचेगी, चाहे वो 16 by 7 बचती, कुछ भी बचती, आप उसको नंबर अलग रखोगे। क्लियर है सबको? Yes, यस मैम। मैम। इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एक मैसेज किया एक बार। ओके सिया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास दो चार्जेस थे Q1 और Q2, उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस था x, और फिर उन्होंने एक दूसरे पे फोर्स लगाया है, उसका फॉर्मूला लिखा है डायरेक्टली कूलम्स लॉ से k Q1 Q2 और x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सिया? अगर आप बोल सकते हो अनम्यूट होके। Yes, ma'am. ओके, अब एक और सिस्टम दिया उसने कि पहले तो ये सिचुएशन थी, अब मैंने कुछ चेंजेस कर दिए।
अब क्या करा हमने, डिस्टेंस को आधा कर दिया, रिड्यूस टू हाफ। तो मैंने x बाई 2, जो पहले x था उसी का आधा लिख दिया नए डिस्टेंस के लिए, और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, मतलब हर पार्टिकल पे जो चार्ज था वो डबल हो गया, तो 2q1 2q2 ट्वाइस हो गया, ये मेरे पास नया चार्ज हो गया। अब मैंने Yes, sir. इन दोनों चीजों को यूज करके फोर्स में पुट करा, तो k यहाँ पे, 2q1 यहाँ पे, 2q2 यहाँ पे चार्जेस की जगह, और हाफ ऑफ द डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्या करा हमने, सारे नंबर बाहर निकाले, यहाँ से 2 यहाँ से 2, ये 4 हो गया, और ये डिनोमिनेटर का जो 4 आया उसको मैं न्यूमरेटर में ले गई, तो 4 4 16 आ गया, और अंदर जो बचा मेरे पास वो ओरिजिनल वाला फोर्स था जो पुराने सिस्टम में था। तो ये नए सिस्टम का फोर्स है क्या, 16 टाइम्स ऑफ ओल्ड सिस्टम। तो अगर मान लो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन है जिसमें आपने पहले दो चार्जेस की वैल्यू भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, आपने इस फोर्स को निकाला और मान लो कि वो कुछ ऐसा आ रहा है 20 न्यूटन, कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, और फिर आपसे पूछ रहे हैं बताओ अब फोर्स क्या होगा। तो अब आप फिर आप अपने कॉमन सेंस यूज करोगे, आपको वापस इन चार्जेस की वैल्यू नहीं पुट करनी है कि इतने माइक्रो कूलम इतना कॉम्प्लिकेटेड सी वैल्यू की, आप बेसिक सा ये रिलेशन बनाओगी कि नया और पुराने में क्या कनेक्शन है। और अगर जैसे मेरे पास यहाँ पे पुराना फोर्स 20 है तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ नया फोर्स हो जाएगा 16 इंटू 20 320 न्यूटन। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। यस मैम। सिया आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ये जो लास्ट पॉइंट बोला है ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन एयर ईच ऑफ +1 कूलम इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। हमें फोर्स निकालना है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों एयर में रखे हुए हैं। एयर में रखे हुए हैं तो k की वैल्यू क्या लेंगे? 9 into 10 raised 9 to into 10 power 9. raised to power 9. करेक्ट, 9 into 10 की पावर 9। और हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है। सब लोग निकालो फोर्स कितना आएगा। मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ फिर से। बोलो पूरा। 9 into 10 raised to power 9 Newton. 9 into 10 की पावर Yes 9। ma'am. ओके, Yes, ma'am. सबका आ गया ये? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, जिन लोग का नहीं आया है उनका देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। यहाँ पे हमें दोनों चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम दे रखी है। फर्स्ट चार्ज भी 1 कूलम है Yes, ma'am. और दूसरा चार्ज भी यहाँ पे 1 कूलम ही दे रखा है, और उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो गिवन है 1 मीटर। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं। एयर दे रखा है तो k की जगह 9 into 10 की पावर 9, q1 की जगह 1 कूलम, q2 की जगह भी 1 कूलम, और डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये सारी चीजें हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं कर रही है। आंसर बस लास्ट आ गया 9 into 10 की पावर 9। और इसकी यूनिट क्या होगी? Newton. 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 करेक्ट। Newton. अब इसी क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ Newton. फाइंड द फोर्स। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। फाइंड द फोर्स इफ q1 चार्ज इज मेड 1/3। अगर मैं इस चार्ज को 1/3 कर दूं, q2 इज मेड डबल्ड एंड डिस्टेंस r इज मेड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स नहीं, इसको भी हम हाफ कर देते हैं, हाफ। डिस्टेंस इज हाफ। अब नया फोर्स निकालना है। मीडियम अभी भी एयर ही है, एयर नहीं चेंज करिए। इसको जोड़ेंगे। Twelve into 10 raised to power 9. 9. 12 into 10 raised to power 9. सबका
Yes, ma'am. Yes, 12 into 10 raised to power. Yes, ma'am. ठीक है, जिन लोग को नहीं हुआ है एक बार चेक करते हैं हम लोग। नया फोर्स कैसे आएगा, एफ डैश के एज इट इज है। Q1 मेरा 1/3 हो गया Q1/3। Q2 अच्छा 1/3 का मतलब यहाँ पे सिर्फ 1/3 मत लिखना, Q1 का 1/3 को, यहाँ पे तो Q1 की वैल्यू ही 1 है, हम कोई फैक्ट करने की जरूरत नहीं है। 1/3 हो गया। यहाँ पे मेरे पास Q2 की वैल्यू क्या हो रही है, डबल, तो ट्वाइस ऑफ Q2। और डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ x/2 का स्क्वायर। बोलो सोनाक्षी। मैम गलती से। ओके ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फिर से नंबर बाहर निकाल लेते हैं। 2 3 2/3 यहाँ से आ गया, अंदर रह गया के Q1 Q2। डिनोमिनेटर में से x²/4 आएगा और 4 को हम ऊपर ले जाते हैं 8/3। यही आ रहा है सबको इतना। Yes, ma'am. अच्छा यही आ रहा था, अभी देखते हैं हम लोग। अभी अंदर वाली चीज की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन। अब बस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 3 12 कब से होने लगा, 8 3 12 कब से होने लगा, ये तो 24 × 10⁹ न्यूटन आ रहा है। आपने इस डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं किया ना, यस मैम। Yes, ma'am. स्क्वायर नहीं Yes, किया ma'am. आपका किसी ने। हम तो ले लिए ना हमने। हाँ ध्यान रखो प्लीज, स्क्वायर करना है, इसीलिए मैंने कहा सिर्फ नंबरों को बाहर निकालो और पुरानी चीज से रिलेट कर दो। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। यहाँ पे हमें चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁻⁶ कूलम, due to another small sphere of charge -0.8 माइक्रोकूलम। तो Q1 भी दे रखा है और Q2 भी दे रखा है, और इनके बीच में हमें फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन मीडियम एयर। अब यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, हमें R निकालना है। सारी वैल्यूज गिवन है, बस R निकालना है। निकाल सकते हैं। यस मैम। F इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। यहाँ पे K क्या लेंगे फिर से, 9 × 10⁻⁹ करेक्ट, 9 × 10⁹ क्योंकि यहाँ पे एयर मेंशन है। ट्राई करो एक बार सब लोग, वैल्यू सारी मेंशन है। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है, ये ध्यान रखना, ये एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव होगा फोर्स या रिपल्सिव होगा, मैम अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होगा। तो ये मत बोलना कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और यहाँ पे फोर्स पे वो साइन नहीं लगाना है। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. फोर्स पे ऑलमोस्ट किसी भी क्वेश्चन में आपको साइन नहीं मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम जब लास्ट में लिखते हैं आंसर, उस केस में भी हम लिखते हैं 0.2 न्यूटन का हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे अट्रैक्टिव हमने लिख दिया तो हम समझ जाएंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर रिपल्सिव लिख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो निकालो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है। क्लियर है ना सबको, क्या करना है? बहुत शांति शांति हो गई। Yes, ma'am. ओके मैम 14.4 × 10⁻³ 14.4 × 10⁻³ ओके, एक आंसर ये आया है हमारे पास।
किसने दिया ये आंसर? सोनाक्षी आपने यस दिया? मैम। Okay. क्या आ रहा आंसर सुजन? मैम -14.4 इंटू यस मैम, 10 की मैम पावर माइनस टूट गया। और अगर -3 और मैम अगर आर स्क्वायर को आर मतलब मैम सिंपल आर लेंगे तो उसका रूट कर लेंगे, आर स्क्वायर लेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ये आपने रूट नहीं कर रहा है मतलब मैम ये 12 into 10 raised to power minus 2. क्या बोल रहे हो क्वेश्चन? मैम -3 12 into 10 raised to power minus 2. 10 की पावर माइनस, एक सेकंड प्लीज और कोई मत भूलना, 10 की पावर -2 तो मेरे को क्लियर हो रहा है, आगे क्या बोल रहे हो? 12? 12. ओके अच्छा, पहली चीज आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ ध्यान रखना वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यस मैम। चलिए नहीं है। तो इसीलिए मैंने जब बताया था फोर्स नेगेटिव नहीं होगा, हम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोलते हैं। इस फॉर्मूले भी हम चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाते, हम देख के बताते हैं कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो लास्ट में लिख देते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू डालोगे तो आप 0.4 और 0.8 डालोगे, साइन लगाने की जरूरत नहीं, वरना आपका डिस्टेंस इमेजिनरी हो गया है। अब फोर्स की वैल्यू यहाँ Yes, पे ma'am. 2 दे रखी है, के की भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। 0.2 से इसको कट करते हैं 0.4, ये आर स्क्वायर उस साइड चला गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत इजी था हमारे पास, यही थी सारी टर्म्स। यस मैम। यस मैम। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो सेम चीज चाहिए होती है, जैसे 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो 3 बाहर आ जाता है। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ से भी ऐसे करते हैं, मेरे पास 0.4 दो बार है तो एक बाहर निकाल लूं, यस मैम। एक को गायब कर देते यस हैं। मैम। 9 को दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। 4.5 ऐसे 10 की पावर -6 दो बार आ रहा है, यस मैम। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं एक को, इतना आया। अब क्या बचा हमारे पास, एक 10 की पावर 9 बच गया है। ठीक है, तो अब उसको लिखते हैं हम लोग, हमारे पास बाहर क्या है 0.4 इंटू 3 और इंटू में अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 9, यही आ रहा है सबका, इंटू 10 की पावर -6 भी आ रहा है। ये आया या नहीं आया, प्लीज कुछ रिप्लाई कर दो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आप लोग पे 14.4 कैसे आया था, पहले ये बताओ। अच्छा, आप लोगों ने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, उसका स्क्वायर रूट नहीं लिया था। यस यस मैम। Yes, Yes. ma'am. लिया यस मैम। स्क्वायर रूट के बाद 14.4 आया, मैम, स्क्वायर रूट नहीं लिया है, आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है। इतना स्क्वायर रूट समझ आया कि जो करा हमने। Yes, ma'am. अब हम यस क्या मैम। करें, ये 0.4 इंटू 3, ये तो 1.2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब 10 की पावर 9 का स्क्वायर रूट पे बाहर ऐसे मत निकालना, 10 की पावर 9/2 ये आप निकाल सकते हो, पर ये हम लोग आंसर तो 10 की पावर कुछ नंबर होना चाहिए, यहाँ तो फ्रैक्शन आ रहा है। यस मैम। तो हम क्या करते हैं, 10 को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक इवन पावर और एक ऐसे ऑड पावर, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 1। यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। अब इवन पावर का तो इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा यस मैम। और अंदर बच गया मेरे पास सिर्फ 10। यहाँ तक भी क्लियर है? Yes, ma'am. यस अब 10 Yes, किसका ma'am. स्क्वायर होता है? 10 किसका मम्मी स्क्वायर? क्या बोल रहा है? रूट 5। 10 √5 होता है। मैं बोल रही हूँ 10 का अगर मैम इसका मैम नहीं होता है, अंडर रूट 10 ही रहता है। अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट 10 ही होता है, ठीक है। अगर आपके आंसर में अंडर रूट 10 ही है तो बहुत बढ़िया है, आपकी किस्मत अच्छी थी। अगर नहीं है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है?
9 9। तो 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ही तो है हमारे पास 10। यस मैम। अब कितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे? अगर आप 3.2 का स्क्वायर निकालो तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 आ जाए। अगर हम 3.2 का Yes, ma'am. स्क्वायर निकालेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो आप ये कहीं पर नोट भी कर सकते हो, हर क्वेश्चन में आपको √10 नहीं मिलेगा। तो हमारे पास और हमेशा एक 10 की ऑड पावर बच जाती है, तो उसके लिए आप लिख सकते हो √10 की जगह हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.2 समथिंग। और इसको यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। किसने हैंड रेज किया है? हाँ बोलो तनिका। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल। हमने अच्छा ये वाला कंसेप्ट क्लियर है जो पहले स्क्वायर रूट निकाला था तनिका? मैम स्क्वायर रूट वाले। अच्छा देखो हमारे पास जो जो टर्म रिपीट होती है वो हमें हटानी होती है, स्क्वायर रूट में वही हट सकती है। 0.4 दो बार आ रहा था, मतलब इसका स्क्वायर था। 9 यहाँ पे 3 का स्क्वायर था। फिर यहाँ पे 10 की पावर -6 दो बार था, तो 10 की पावर -6 का भी स्क्वायर। और यहाँ पे 10 की पावर 9 थी और इस पूरी का अंडर रूट लेना था। तो जो जो जिनके ऊपर स्क्वायर था वो तो एज इट इज बाहर आ गए एक एक बार। हम 9 का अंडर रूट लेते हैं तो 3 बाहर आता है। यहाँ क्लियर है तनिका ये? यस मैम। हाँ तो मैंने यहाँ पे 0.4 3 10 की पावर -6 बाहर निकाला, अंदर 10 की पावर 9 रह गया। हम 10 की जब भी ऑड पावर होगी उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक इवन वाली एक ऑड वाली। तो 10 की पावर 8 हमारे पास इवन पावर होगी और खाली हमने 10 की पावर 1 को अलग कर दिया। तो ये जैसे हमारे पास 10 की पावर 8 आ गई, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो बाहर 10 की पावर 4 आ गया। अभी भी अंदर ही √10 बच गया। अगर आपके ऑप्शन में √10 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसकी जगह आप 3.2 यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अगर पहले वाला स्फीयर दूसरे पे 0.2 न्यूटन लगा रहा है तो दूसरे वाला कितना लगाएगा पहले वाले पे? मैम क्या हुआ बोला आपने? मैं बोल रही हूँ अगर पहले वाला दूसरे वाले पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरे वाला पहले वाले पे कितने न्यूटन का लगाएगा? 0.2। 0.2। क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। -0.2। यस मैम। माइनस नहीं लिखना है प्लीज, आप ये मेंशन करना 0.2 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि माइनस तो टेक्निकली दोनों फोर्स होने चाहिए क्योंकि दोनों ही रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये है -F वो करेक्ट आंसर है। ये समझ आया सबको? ताकि क्योंकि फोर्स -F वेक्टर ये क्योंकि उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट है। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। आई थिंक अभी तो और नहीं हो पाएंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ से स्टार्ट करा हम लोगों ने आज। और कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड था? सिर्फ और सिर्फ कैसे चार्ज पॉइंट चार्ज। पॉइंट रुके हुए होने चाहिए या मूव करने चाहिए? मैम क्या बोला? वो रुके हुए होने जी। चाहिए, मूव करने चाहिए? रुके हुए होने चाहिए। रुके वो सेंट्रल फोर्स होता है। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम लोग? फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्जेस। मैम सेंटर कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब वर्क टन 0 होता है पाथ में 0 होता है, हमेशा 0 नहीं होता है। यस जब मैम। हम टर्न करते हैं। मैम 2 पार्ट्स में। जब हमारे पास दो क्लोज पाथ है तभी होता है। फिर कूलम्स लॉ से जो फोर्स मिलता है वो स्केलर होता है, वेक्टर होता है? मैम सिंगल होता है मैम पर उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज। होता है सिंगल पर वेक्टर फॉर्म स्केलर। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं जो मेन कूलम्स लॉ से मिल रहा है तो उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, साइज मिलता है। पर अगर मैं उसमें आर कैप या आर वेक्टर लगा देती हूँ तो वेक्टर मिलता है। वेक्टर फॉर्म। करेक्ट। अच्छा ये डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर किसके साथ साथ होते हैं? कौन सी डायरेक्शन में होते हैं आर वेक्टर? मैम
एब्सोल्यूट कोएफिशिएंट उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, उसी के साथ साथ होना चाहिए, राइट और लेफ्ट तो उससे मतलब नहीं। यस मैम। ठीक है। अब Yes, अगर ma'am. वेक्टर होता Yes, था तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, आर स्क्वायर या आर क्यूब? R square. आर क्यूब Cube. और आर स्क्वायर R आएगा, cube. फिर देखो यूनिट वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड नहीं है और हमें डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर रखना है, क्योंकि कूलम्स लॉ कहता है आर स्क्वायर नीचे आएगा ही आएगा। अगर आर वेक्टर है तो Yes, डिनोमिनेटर में क्या आता है, आर क्यूब। Cube. R cube. R cube. आर स्क्वायर ये है। और वैसे हमारे पास सबसे मेन फॉर्मूले में बन रहा है आर स्क्वायर। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा. कम होगा। अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो ये दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे या अलग अलग लगाते हैं? इक्वल फोर्स। इक्वल क्या वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं? Yes. नो मैम। मैं- यस मैम। Opposite direction. नहीं हो सकते, वो दोनों Opposite हमेशा direction. अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन Yes. अपोजिट होनी चाहिए। Opposite. के किस पे डिपेंड करता है? Medium. 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम ये सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है। एयर के लिए क्या मीडियम वैल्यू पे के की 9 बताओ। 9 9 10 to power 9 9 coulomb. करेक्ट, ये ध्यान रखना, आप पॉजिटिव पावर या नेगेटिव मत कर देना इसी। ठीक है, यस अगर मैम मीडियम होगा तो उसके लिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस नो मैम मैम। नो मैम No, ma'am. अगर नहीं है, तो फिर No, ma'am. क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस Yes, मैम। थैंक यू मैम Yes, ma'am. थैंक Yes, यू। ma'am. Good evening, ma'am. गुड थैंक यू मैम इवनिंग, गुड गुड नाइट नाइट। Night, Good night. ma'am. Good गुड night, नाइट। ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट एवरीवन। Good night.